अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब पाक रीजन एजुकेशनल सिस्टम ननकाना साहब। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था बहुत ही अच्छे से, और ये बड़ी बात होती है कि हमने 30 मिनट्स के अंदर वो पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। हालांकि 10-10 मिनट की बंदा एक टॉपिक की भी वीडियो बनाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ये हम चंद मिनट लगा के पूरा चैप्टर रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 आज हमने डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 की वेटेज क्या है, डिवीजन ऑफ मार्क्स, और कितना पोर्शन आता है इसमें से, कौन कौन सा और कितने नंबर का आता है, वो मैं आपको बता दूं। पहले चैप्टर वेटेज बेटा, इसमें एक एमसीक्यूज आएगा, नोट कर लो। 3 into 2 यानी कि इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के आपके पास कितने हो गए? 11। तो चैप्टर की वेटेज कितने परसेंट बन गई? 9%। और आपको पता है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने नंबर लेने होते हैं, तो कतरे कतरे से दरिया बनता है, उनको एक एक नंबर की फिक्र होती है। तो ये देख लें 11 जो है वो नंबर आने इस चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में, तो आप लोग उसके हिसाब से देख लो इसकी वर्थ कितनी है। तो इसमें जो टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड टॉपिक्स शॉर्ट सिलेबस है, वो कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं? वो हमारे पास गैस लॉज हैं, ठीक है, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह आ रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पेज नंबर 41 से 57 तक। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पेज नंबर 62-65। प्लाज्मा एंड पे टॉपिक है। काफ़ी टॉपिक स्किप हो गए हैं, तो मौजें करें भाई आप लोग, तो जितने चाहे अच्छे नंबर ले सकते हैं, इतना शॉर्ट सिलेबस हो गया। लेकिन एक एक बेटा नंबर की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। बच्चा लोग, आज चैप्टर नंबर 3 की जो वेटेज मैंने बताई है, उसके जो गैस लॉज हैं उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आपकी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से आपने पिक करना है। स्पीड से लेक्चर चलेगा, आप 3 डॉट्स को क्लिक करके लेक्चर की स्पीड स्लो कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, पिक्सल भी आप अपने अच्छे कर सकते हो। लो जी, गैस लॉ होते क्या है कि ये यूनिफॉर्म बिहेवियर बताते हैं गैसेस का, और रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम और एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है, इनको हम कहते हैं ये गैस लॉज होते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम उसके पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर के बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट होगा, ये इसको हम कहते हैं ये गैस लॉज होते हैं। ठीक हो गया? यानी कि यूनिफॉर्म बिहेवियर ये डिस्क्राइब करते हैं गैसेस का। ओके बच्चा लोग, सबसे पहले गैस लॉ के अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1662 के अंदर ये बॉयल्स ने इसको एक्सप्लेन किया था, ये एमसीक्यूज भी है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप है वो कौन सा है बच्चा लोग? वो माय डियर स्टूडेंट्स वो है इनवर्स रिलेशन। यानी कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो, एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ बढ़े, उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो बॉयल्स ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस वो क्या थे? कांस्टेंट थे, जो उसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को खत्म करेंगे, इक्वालिटी आएगा, उसकी जगह पे आपका कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका आ गया VK/P। ठीक हो गया? इस P को इधर लेके जाए PV, और एक दूसरी डेफिनेशन बन गई अगेन, टेम्परेचर और आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, चेंज नहीं करने। तो वो कहता है कि अगर हम वॉल्यूम का प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशनशिप देखें, तो रिलेशनशिप क्या है कि अगर आप प्रेशर को दबाओगे तो वॉल्यूम गैस का क्या होगा? डिक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये इसका क्या है जी? रिलेशनशिप है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल यानी गिवन अमाउंट ऑफ गैस आपने क्या रखनी है? कांस्टेंट रखनी है। तो यहां पे अगर इनिशियली प्रेशर और होगा, इनिशियली वॉल्यूम और होगा गैस का, तो अगर हम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रख के, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख के हम क्या करेंगे? प्रेशर चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग आएगा। तो फिर ये इनिशियल वॉल्यूम ये था, इनिशियल प्रेशर ये था, जब हमने चेंज किया कांस्टेंट टेम्परेचर, बार बार कह रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, तो फिर आपकी जो सेकंड जो है वो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक हो गया जी। आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ है बच्चा,
देखें ज़रा गौर करें, अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना हो, अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम हो 1 डेसीमीटर क्यूब और हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया कितना 2 atm। अब आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे प्रेशर चेंज करूंगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स वो भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो हमने देखना है कि प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। हम प्रेशर 2 atm जब देखें, नोट करें, प्रेशर जब 2 atm है, वॉल्यूम हमारा V1 कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर कितना है P1 2 atm। अगर इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है तो अगर 4 टाइम कर दूं तो आपका वॉल्यूम देखें कितना हो गया, हाफ। 4 टाइम कर दिया P2 हो गया, यहां पे आपका वॉल्यूम कितना हो गया बच्चा लोग, वो हो गया आपका V2। इस तरह से 3 टाइम्स अगर हम क्या करें कि अगर आपका प्रेशर 6 atm कर दें तो आपका जो वॉल्यूम बेटा वो कम हो जाएगा, और वो कितना कम हो जाएगा और कितना आएगा 1/3 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो देखें हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि वाकई ये सच्ची बात है। तो देखें हमारा प्रेशर कितना था 2 atm, हमारा वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 2 × 1 = 2 atm डेसीमीटर क्यूब कांस्टेंट आ गया। इस तरह हमने प्रेशर किया 4 atm, प्रेशर 4 atm आ गया, और हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जो प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, इनहांस करते हैं, तो क्या होता है कि पार्टिकल करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम कम हो गया, हाफ हो गया। तो प्रेशर कितना था 4 atm और आपका वॉल्यूम 1/2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो 4 से शहीद किया तो 2 आंसर आया, तो 2 atm डेसीमीटर क्यूब, अगेन 2 आ गया, सेम आ गया। 3 टाइम भी आपके पास कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 atm डेसीमीटर क्यूब यानी कि कांस्टेंट। तो हमने यहां पे डिस्कस किया था दूसरी डेफिनेशन में कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट करके भी इसको देख लिया, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन, बच्चा लोग माय डियर, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बड़े ही टेक्निकल और बहुत ही मजे के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपने जरा गौर से समझना है। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में पहला जो ग्राफ है वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में, दूसरा ग्राफ है प्रेशर और 1/वॉल्यूम के ग्राफ, ठीक हो गया, दरमियान। तीसरा जो ग्राफ है वो है प्रेशर और PV = K के दरमियान में। 3 ग्राफ हैं बॉयल्स के लॉ के। तो सबसे पहला ग्राफ है उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो बोले तो सेम, थर्म बोले तो हीट, यानी कि फिर क्या बन गया आपका, आइसो बोले तो सेम, थर्म बोले तो हीट, यानी कि ये जो ग्राफ हैं आइसोथर्म वाले ग्राफ, वो ग्राफ होते हैं जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हों, सेम हीट के ऊपर हों, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहला ग्राफ देखिए 0 सेल्सियस के ऊपर है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो कहता है कि 0 सेल्सियस के ऊपर अगर ग्राफ देखें तो ये इस तरह से कर्व आ रही है, क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, इसलिए इसको आइसोथर्म करेंगे। दूसरा जो ग्राफ है वो हमने टेम्परेचर अब बढ़ा के है ना, उसको हम कहते हैं सेकंड आइसोथर्म। हमने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना किया है, हमने 0 से किया है 25 सेल्सियस। अब हम 25 सेल्सियस ही रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं होने देंगे। तो फिर अगेन आइसोथर्म, लेकिन पहला आइसोथर्म 0 सेल्सियस पे था, दूसरा आइसोथर्म सेकंड आइसोथर्म कहलाएगा, लेकिन होगा वो आइसोथर्म ही, क्योंकि टेम्परेचर 25 ही रखेंगे। लेकिन जरा गौर करें, जो पहला आइसोथर्म है और जो दूसरा आइसोथर्म है, पहला आइसोथर्म दूसरे से अवे है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है कि आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आपको पता है कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए आपका जो ये वाला कर्व है, ये 0 सेल्सियस के ऊपर जो कर्व बन रहा है, ये इससे अवे जा रहा है। ठीक हो गया बच्चे, समझ लग गई? क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो ये फर्स्ट आइसोथर्म, ये सेकंड आइसोथर्म। तो ये हो गया पहला ग्राफ, वह प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में। उसके बाद जी अगला जरा देखें कि प्रेशर और 1/वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ है। तो बच्चा लोग हम पढ़ते हैं कि जब प्रेशर ना, देखो जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम में कमी आती है, जब प्रेशर
बढ़ाया जाता है, यानी कि प्रेशर बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे मैं अकेले वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं अकेले वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं 1/v की बात। तो देखें 1/v बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो 1/v भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रेशर कम होगा, कम होगा, कम होगा, 1/v भी कम होगा, कम होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो आपका देखो, अगर प्रेशर ना आप पहले बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, प्रेशर आप बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम हो रहा था कम, ऐसे ही है बच्चे। अब प्रेशर अगर मैं कम करूंगा, प्रेशर अगर मैं कम करूंगा और करते करते मैं जीरो पे लेके आ जाता हूं, तो मैं अकेले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो आपका वॉल्यूम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। अब आप जरा गौर करो, यहां पे आप ना इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करो तो वो तो जीरो होती है, तो इसका मतलब है कि जब प्रेशर जीरो हो जाएगा, जब प्रेशर जीरो हो जाएगा तो आपका 1/v भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बच्चा लोग, ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। 1/v के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इसको कम करोगे, प्रेशर को कम करोगे, जीरो तक लेके आओगे तो 1/v भी आपका जीरो की तरफ मूव करेगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ये था T1 के ऊपर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो सेकंड जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ये वाला, वो किसकी तरफ मूव करेगा, वो y एक्सिस की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ के फिर हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसलिए T2 ग्रेटर देन T1। लो जी, ये दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ है प्रेशर PV इज इक्वल टू K। ठीक हो गया। हम इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम इससे ये भी जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है और कौन सी नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो कर रही है, ये इसका यूज़ भी है। तो बच्चे ज़रा गौर करो, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ज़रा गौर करो, यहाँ पे हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, P हमारे पास 2 है, P1 हमारे पास 1 है तो 2 आया। इस तरह P2 हमारे पास 4 टाइम हो गया, V2 हमारे पास हाफ हो गया तो फिर 2 आया। तो प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाइकेशन हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसी का ये ग्राफ है कि आप प्रेशर देखो, पहले 2 रख रहे हो, फिर आप 4 रख रहे हो, फिर आप 6 रख रहे हो, लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अब इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन फॉर आइडियल गैस, ये स्ट्रेट लाइन फॉर आइडियल गैस, ओके, ओ माय गॉड, ये स्ट्रेट लाइन है फॉर आइडियल गैस। अगर आपने चेक करना हो कि आया कि कोई गैस आइडियल है या नहीं, यानी उसका बिहेवियर चेक करना है, अगर तो वह इसके करीब करीब आ जाए, अगर तो कोई गैस इसके करीब करीब आ जाए, इस स्ट्रेट लाइन के करीब करीब आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो आपकी जो गैस है ना, वो कौन सा बिहेवियर शो करवा रही है, आइडियल। और अगर इससे वो परे जाए या कर्व खाए या ऊपर जाए या नीचे आए, ऐसे जाए, ऐसे 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 होके ऐसे जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो गैस है ना, वो आपकी आइडियल लाइन से अवे जा रही है और वो आइडियल गैस नहीं है, वो नॉन आइडियल गैस है, या उसको रियल गैसेस भी हम कहते हैं। ठीक हो गया, इसलिए इस ग्राफ की ये इंपॉर्टेंस भी। आगे आ जाओ बच्चा लोग, माय डियर, आ गया चार्ल्स लॉ। हम गैस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ हमारा एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे बड़े टेक्निकल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेक्चर को बार बार रिपीट करके सुने। इसका एक पूरा इन डिटेल बॉयल्स चार्ल्स लॉ का इंडिविजुअली लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप ग्रीजन की यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको भी सुन सकते हो। चूंकि ये रिवाइज हो रहा है तो इसलिए ज़रा स्पीड से काम चल रहा है, और फिर भी कोशिश की जा रही है भाई, कोशिश की जा रही है कि कोई पॉइंट स्किप ना हो, सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट सिलेबस हम उसको कंप्लीट करें। डिस्कशन में अच्छे से जो है वो आपको बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि पूरा चैप्टर है यार तो बहुत लेंथी है काम बाबा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ज़रा मैनेज कर रहे हैं। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो है वो 1787 में डिस्क्राइब किया गया। क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस आपकी फिक्स है। ठीक है, अब देखें, कहता है कि अब आपने क्या करना है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स को आपने रखना है कांस्टेंट।
तो बच्चा लोग कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये आपका कौन सा रिलेशनशिप हो गया कि एक चीज के इन्हांस करने से, इंक्रीज करने से दूसरी चीज भी बढ़े, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया बच्चा लोग, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो अब आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका साइन खत्म करें तो इक्वालिटी लगाते हैं और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। गॉट इट। अब हमने के को डिफाइन करना है, कांस्टेंट को। तो के को डिफाइन करो कैसे करोगे, टी को नीचे ले आओ, तो ये आ गई रेशो, वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट। लो दूसरी डेफिनेशन बन गई कि आपका जो रेशो है वॉल्यूम टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टू टेम्परेचर, वॉल्यूम टू टेम्परेचर, वो आपका हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। दूसरी डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन क्या थी कि आपका वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे, आपके पास देखो, ये आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स 1 2 जितने भी हैं, आपने क्या किया कि इसके ऊपर प्रेशर फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, आपने क्या करना है, इतना वॉल्यूम बन रहा है, अब लेट्स सपोज आपने 1 मोल गैस ले ली, प्रेशर आपका फिक्स है, आप नीचे से टेम्परेचर दो। तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी रे बाबा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी, तो आपका ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये पुश होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इधर देखो, इधर 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 वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऐसे करके बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट नहीं हो गया। टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम का बढ़ जाना, डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो बच्चे ये आपको समझ लगी। ये देखो, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, जितना टेम्परेचर उतना वॉल्यूम, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक हो गया जी। आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लो जी, यहां पे कर दी ना, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। आपका पहले टेम्परेचर था, वॉल्यूम टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम उसके ऊपर V1 था, टेम्परेचर आपने कर दिया, बढ़ा दिया T2, वॉल्यूम भी क्या होगा, T2। तो ये हो गया, ये हो गया ना। ये आपकी रेशो हमेशा क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ हो गया। आगे बचा लोग, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, कमाल का टॉपिक है और रिकॉर्डेड भी बड़ा ही कमाल का किया हुआ ऑलरेडी ग्रीजन के यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप सुन सकते हो अच्छे से सुन सकते हो, ठीक हो गया। डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। और मजे की बात बताऊं ना, जितनी स्पीड से हम ये कर रहे हैं ना रिकॉल, जो स्टूडेंट्स पहले ये पढ़ चुके हैं और क्लासेस में पढ़ चुके हैं अच्छे से, उनके लिए तो बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि देखो कितनी स्पीड से काम चल रहा है, उन्होंने कहा सर जी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ना बाद में एग्जाम दो और पेपर में देखो ये क्या हो गया। भाई अच्छे से करना है, अच्छे से करना है इसको। उसके बाद ये डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। बच्चा लोग, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इज इक्वल टू जीरो। किस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर। ये -273.16 टेम्परेचर के ऊपर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस निश्ता, सिर्फ थ्योरेटिकल टेम्परेचर दिया गया है, फर्ज किया गया है कि इतने अगर किसी गैस को इतना टेम्परेचर दे दिया जाए तो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा अरे बाबा जीरो, अरे बाबा गैस ही खत्म। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है, झूठ बोल रहा है, पकड़ो इसको जाके, ठीक हो गया। फिर इसकी करेक्शन की गई कि -273.16 सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। बच्चा लोग, अगर आपके पास इनिशियली, अगर आपके पास ये है वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब, आप टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाते हो, आप टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाते हो, तो इस फैक्टर से आपके वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज आने वाला है। आप कहोगे कैसे, टेम्परेचर 1 लिखो, फिर चेक करो कि वॉल्यूम, इनिशियली वॉल्यूम 546 लो, टेम्परेचर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो और 270 पे पहुंच जाओ, तो ऑब्जर्व करो कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। एक एग्जांपल समझाता हूं। आपने इनिशियली लिया 546 सेंटीमीटर क्यूब, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप बच्चा टेम्परेचर इसका बढ़ाते हो कितना, आप मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 1 सेल्सियस बढ़ा दिया, तो देखो कि आपने 4
5 4 6 ये आपने ले लिया। तो इस फैक्टर से वॉल्यूम कितना बढ़ा, देखो 2 सेंटीमीटर क्यूब। पहले में 2 आप ऐड कर दो, पहले में 2 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 548 हो गया रे। 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इस फैक्टर से 1 वॉल्यूम किस फैक्टर से 1/273 फैक्टर से वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज आता है। इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। उसके बाद जी अब डिक्रीज करो तो 544 हो जाएगा। इस तरह से आप पुट करते रहो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो और इवन के आप 273 तक चले जाओ तो गैसेस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0। लेकिन ये ऐसा बचा लोग ऐसा होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है। इंतहाई ठंडा टेम्परेचर, कूल्डेस्ट टेम्परेचर, अनअटेनेबल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हम अचीव इसको नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं कि वॉल्यूम जो गैस का वो 0 नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब एक बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो चार्ल्स लॉ है ना वो सेल्सियस के स्केल में अबे नहीं होता, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। ठीक हो गया, एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद चार्ल्स लॉ को केल्विन के ऊपर केल्विन स्केल लेके प्रूफ करो कि जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो हमने क्या किया, पहले देखो आपने टेम्परेचर लिया सेल्सियस टेम्परेचर, 10 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम कितना है, 566। 100 सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम कितना है, 746। तो देखो आप रेशो इक्वल नहीं है, तो चार्ल्स के ऊपर ये बे नहीं होता। अब इसके अंदर आप 273 ऐड कर दो, इसके अंदर आप 273 ऐड कर दो और आप रेशो निकाल को देखो तो आपकी रेशो कांस्टेंट आने वाली है। आजमा के देख लो यार, इसको आजमा के देख लो, आपको कि सर वाकई आप सही कह रहे हैं। उसके बाद ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो कहता कि देखो इधर इधर देखो, इधर 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 इधर, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम करो वॉल्यूम और कम होगा, टेम्परेचर कम करो वॉल्यूम और कम होगा, कम करते जाओ वॉल्यूम कम होता जाएगा। क्योंकि गैस के पार्टिकल के दरम्यान में एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं। तो जब टेम्परेचर कम करोगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पार्टिकल की मूवमेंट हरकत डिक्रीज होगी और पार्टिकल ऐसे स्लो मूव करते करते करीब आएंगे। ऐसे ही बचा लोग। तो टेम्परेचर फिर बढ़ाने से तो वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हुआ ना हुआ। तो वो कह रहा है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जरा गौर करो कि आप ना टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा इसके उल्ट करो, टेम्परेचर कम करो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। अच्छा जब वॉल्यूम कम होगा ना, जब वॉल्यूम कम होगा तो कहता है इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करो, आगे को लेके जाओ। तो जब आप आगे को लेके जाओगे ग्राफ को, तो एक ऐसा पॉइंट जिसको कहते हैं -273 सेल्सियस, इसके ऊपर आके, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। कहता है कि इसके ऊपर आके गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हाइपोथेटिकली, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इतना टेम्परेचर अटेन ही नहीं होना। गॉट इट? पहली बात तो यह है इतना टेम्परेचर अटेन ही नहीं होना। दूसरी बात, अगर अटेन हो भी जाए, पहली बात तो होना नहीं है यार, अगर हो भी जाए तो आपकी भाई गैस रहनी नहीं है। इतने टेम्परेचर आने से पहले इतना टेम्परेचर अटेन करने से पहले आपकी गैस तो रहनी नहीं है, वो तो लिक्विड बन गया होगा भैया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अनअटेनेबल टेम्परेचर है, कूल्डेस्ट टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता। गैस की प्रॉपर्टी और होती है, गैसेस की प्रॉपर्टी और होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी और होती है। इस टेम्परेचर के आने से पहले आपकी गैस लिक्विड बन गई होती है, इसलिए हम कहते हैं कि गैस कभी भी 0 नहीं होती। ओके जी, आगे आ जाओ जी, आगे स्केल्स ऑफ थर्मामीटर। बच्चा ये फार्मूला है और इंटरव्यू टेस्ट में ये बड़ा ही कमाल की, जनाब इसमें से इंटरव्यू टेस्ट में बड़े कमाल के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कह दिया, एमसीक्यूज बनते हैं। तो वो कह सकता है कि फ़ॉरेनहाइट में टेम्परेचर देता है वो आपको, तो वो कहता है सेल्सियस में कन्वर्ट करो। वो सेल्सियस में टेम्परेचर देता है, कहता है फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट करो। वो सेल्सियस में टेम्परेचर देता है, कहता है इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, ठीक हो गया। और ये ऐसे भी आ सकता है कि स्केल्स ऑफ जो थर्मामीट्री है वो उसके लिखो फार्मूला और एक्सप्लेन करो। अच्छा जी, जो आपका सेल्सियस है ना, जो आपका क्या है सेल्सियस, वाटर को एज अ रेफरेंस लें तो आपका वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 सेल्सियस के ऊपर, और वो बॉयल होता है वो किसके ऊपर 100 सेल्सियस के ऊपर, ठीक हो गया। इक्वल पार्ट्स कितने आ गए 100, ठीक हो गया। इस तरह से फ़ारेनहाइट पे आ जाओ, फ़ारेनहाइट के अंदर 32 एज अ फ्रीजिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है वाटर को स्टैंडर्ड लेके, और 212 बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है, और इक्वल पार्ट्स कितने आ गए 180, ठीक हो गया। और जो लाइन है आपके स्केल के ऊपर वो कंसीडर होती है, अगर सेल्सियस की बात करें तो एक जो लाइन है वो आपकी 1 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो एक जो लाइन है वो 1 फ़ारेनहाइट, ठीक होगा जी। तो इस तरह से हम जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्केल, और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जी आ गया जी बड़ा ही कमाल का टॉपिक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी बड़ी वेटेज है, जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, आगे हमारे पास है जी एवोगैड्रो लॉ। तीनों को मर्ज कर दिया जाए तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन आती है ना, उसको हम कहते हैं वो है जर्नल गैस इक्वेशन। बच्चा लोग इधर आपके पास है जी बॉयल्स लॉ क्या था, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखो, तो बॉयल्स लॉ। यहां पे आ जाओ, आपका चार्ल्स लॉ, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखो, तो आपका चार्ल्स लॉ। यहां पे आ जाओ, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो V जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो तीनों लॉज को अगर मिक्स कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो फाइनली अल्टीमेटली जो इक्वेशन आती है ना, उसको हम कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन। लो जी आ जाओ, तीनों को इकट्ठा कर लिया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करो। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करोगे ना, तो वो आ जाएगा R, बोले तो जर्नल गैस कांस्टेंट, बोले तो आइडियल गैस कांस्टेंट, बोले तो यूनिवर्सल कांस्टेंट। देखो तीन नाम बोल दिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा लोग। जनरल गैस कांस्टेंट आ जाए तब भी मतलब वही, आइडियल गैस कांस्टेंट आ जाए तब भी मतलब वही, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको हम कहते हैं कि यही तो है जनरल गैस इक्वेशन, या इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके जी, अगर कहता कि यहाँ पे जो n है यानी कि नंबर ऑफ मोल, अगर उसको 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, PVRT। क्योंकि n की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो 1 जब RT से मल्टीप्लाई होगा ना, तो हमारे पास आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ओके बच्चा लोग, अब यहां पे क्या करना है, हमने डिफाइन करना है R को, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट को हमने करना है डिफाइन। तो हम क्या करेंगे, आइडियल गैस कांस्टेंट को इधर ही रहने देंगे, टेम्परेचर को उठाएंगे, उठा के PV के नीचे ले जाएंगे, दिस वन, ये आपका आ गया। अगर आपने डिफाइन करना है आइडियल गैस कांस्टेंट को, तो ये रेशो है PV ओवर T, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की ये क्या है रेशो है, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। अगर आप के पास प्रेशर कोई और है, ठीक है, और वॉल्यूम कोई और है, टेम्परेचर कोई और है, आप चेंज कर देते हो, ठीक है। जब आप चेंज करोगे तो P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल गैस इक्वेशन की जो लास्ट फॉर्म है वो ये है, एक और जो फॉर्म बन रही है इसकी वो ये भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल हम मैनेज करके कौन सा फार्मूला फिट करना है, उसके अंदर हम वो करके हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो भी, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से अपने जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आपके एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपके सिलेबस में ये इंक्लूडेड हैं एग्जाम्पल, इसको भी आपने फोकस करना है। उसके बाद ये आइडियल गैस कॉन्स्टेंट की जो कैलकुलेशन पे आ जाओ जरा। कहता अगर n1 हो, टेम्परेचर 0 सेल्सियस बोले तो इसमें 273 ऐड करो तो 273 केल्विन। हमने ये वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन के अंदर, ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करो, आपके पास प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम आपके पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ गया जी ये
बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बन रहा है भैया। अच्छा, R इज इक्वल टू 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन, यानी कि इसकी फिजिकल मीनिंग को अंडरस्टैंड करें तो कहता अगर 1 मोल गैस हो, ठीक है, 273 टेम्परेचर बोले तो केल्विन, यानी कि 0 सेल्सियस में 273 ऐड करो तो 273.16 केल्विन हो गया। इतना टेम्परेचर दो, 1 मोल गैस लो तो गैस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, वो 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। ये फिजिकल मीनिंग है किसका, आर का, आइडियल गैस कांस्टेंट का। अच्छा, उसके बाद जरा गौर करो आप यहाँ पे, कहता अब इसको ना कन्वर्ट करो, क्योंकि न्यूमेरिकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने जो है वो यूनिट लेके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जरा गौर करो, 0 पॉइंट यहाँ पे क्या, डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। हम अगर वो बंदा आपसे कहता है कि यार ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि है ना, आप ना एटीएम को ना कन्वर्ट करो किसके अंदर, टोर के अंदर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर, तो आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में आप ये ऑलरेडी सीख के आए हो, ठीक है, कि 1 एटीएम बोले तो इज इक्वल टू 760 टोर या मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे, सिंपली इस वैल्यू को उठाएंगे और इसको 760 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। कितना आसान यार, 760 से जस्ट मल्टीप्लाइकेशन करनी है और आपके पास आंसर आ जाना है 62.4। अगर कोई बंदा कहता है कि यार नहीं मुझे डेसीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो यार कर देंगे ना हम, इतना इजी है। हम क्या करेंगे, 62.4 को अब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 62,400। अब देखें यहाँ पे टर्म आएगी, यहाँ पे यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे टोर आ जाएगा, पर मोल पर केल्विन वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछे भाई ऐसा यूनिट बताओ आर के, तो हम बता सकते हैं। देखो कैसे, आपको पता है कि जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10, 13, 25 मैंने वैल्यू पुट कर दी, 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद अगर वो कहता है कि भाई आप ऐसा करो कि बताओ कि वॉल्यूम का आपके पास जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जनरली बात करें तो डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब मैंने लिखा हुआ है, मीटर क्यूब इसका ऐसा यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, मीटर ये वैल्यू पुट करेंगे 0.022414, ठीक हो गया। आगे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है, लिख दिया, मोल का 1 है वो लिख दिया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक होगा बच्चा। अब देखें यहाँ पे जो न्यूटन मीटर है ना, इसको हम जोल भी कहते हैं, यानी कि ये देखो एमसीक्यू कितना कमाल का बन रहा है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जोल, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम जोल भी लिख सकते हैं। अब 1 कैलोरी, ओ हो माय गॉड, एक और बड़ा कमाल का, और इंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जोल। तो हम अगर अब कैलोरी में आर का यूनिट लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर विल बी 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब देखें यूनिट चेंज हो रहे हैं लेकिन मीनिंग एक ही है। एक बंदा कहता है कि यार आपको पता है मैं ना 1 kg है ना मिल्क पीता हूं, तो वो कहता है लाख दी रहमत मैं 1000 ग्राम पीता हूं, तो मतलब तो दोनों का एक ही है, 1 kg और 1000 ग्राम, बेटा मतलब एक ही है। यहां पे चूंकि यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, देखिए 1 kg बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, ठीक है, मीनिंग दोनों का एक ही है, ठीक है। तो यहां पे यूनिट चेंज हो रहे हैं, फिजिकल मीनिंग एक ही है। ओके जी, आगे आ जाओ जी, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ा। जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी, फोकस करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ के आए हो कि एन इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, देखो कर दी, एन इज इक्वल टू एम ओवर एम, यानी कि गिवन मैस के लिए स्मॉल और कैपिटल मोलर मैस, यानी कि बोले तो 1 मोल का मैस। जिधर भी वर्ड मोलर आ जाए ना, मोलर डेंसिटी, मोलर मैस, यानी कि बोले तो 1 मोल, ठीक हो गया। तो यहां पे 1 मोल आ गया। अब जरा गौर करो कि मैंने क्या किया कि मैंने एन की वैल्यू पुट की, एम ओवर कैपिटल एम आर टी। अब आपको पता है कि डेंसिटी हमने यहां पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, एम को इधर ले दूंगा
v को उठा के इधर ले आऊँगा तो ये m स्मॉल ओवर v हो जाएगा और ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। यहाँ पे डेंसिटी आ गया डेंसिटी। हम डेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेंसिटी को इधर ही रहने देंगे, आरटी को इधर ले जाएंगे, तो ये बन गया प्राइम मिनिस्टर रट्टा। यार कितना कमाल का शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया, आप याद कर सकते हो यार ऐसे इजी से। अगर कोई बंदा आपसे पूछे यार डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, आप कहोगे यार प्राइम मिनिस्टर रट्टा PM ओवर RT। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, कितना इजी। और देखो इसका डेंसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ देख सकते हो, मोलर मास के साथ देख सकते हो, ठीक है, और टेम्परेचर के साथ देख सकते हो। आपको पता है टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर के साथ और मोलेकुलर मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये एवोगाड्रोस लॉ, यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कहता कि अगर आपके पास ना 1 मोल में ले रहा हूं ऑक्सीजन, यार कोई भी गैसेस, ऑल गैसेस, यहां पे मैंने 2 का जिक्र किया हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रही है, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। कितना, और मोल भी हमारे पास सेम है, कितना जी 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ली तो कितना वॉल्यूम है 22.414, अगेन सेम है ना। जरा गौर करो बच्चा लोग, यहाँ पे ये चीज सेम है, यहाँ पे नंबर मोल कितने लिए 1 सेम। तो कहता है कि फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो भी सेम होंगे। वो कितने होंगे 6 1 मोल जब भी हम लेते हैं 6.02 10⁻23, ठीक हो गया इतने। देखो आपको कोई बंदा कहता है यार 1 डजन ना फुटबॉल लेके आओ, अब कितनी चीजें लेके आओगे 12। एक बंदा आपको कहता है यार 1 डजन ना एग्स लेके आओ, तब भी आप 12 लेके आओगे। इसका मतलब है कि 1 डजन से मुराद है 12 चीजें। इसी तरह 1 मोल से मुराद कितनी चीजें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक हो गया। फिर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसका जिक्र होगा हम वो वहां पे उसके साथ मेंशन कर देंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट, आयंस, ठीक हो गया। तो कहता है कि 1 मोल आप जो है वो ऑल गैसेस का 1 मोल लेते हैं तो पार्टिकल्स कितने होंगे, इतने होंगे 6.0। इसका मतलब पार्टिकल सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, वॉल्यूम भी सेम होगा। चीज कौन सी वेरी कर रही है, चीज वेरी कर रही है आपका मैस। इसका देखो 32 ग्राम है, इसका 44 ग्राम। आप क्या लेते हो 12 मार्कर लेते हो, बड़ी ये व्हाइट बोर्ड मार्कर, और एक आप छोटी मार्कर लेते हो, तो दोनों में चीजें कितनी है 12-12। क्या दोनों का मैस भी सेम होगा, नहीं। जो आपकी छोटी मार्कर है ना उसका मैस और होगा, लेकिन चीजें 12 ही हैं। और जो आपकी व्हाइट बोर्ड मार्कर है इसका मैस ज्यादा होगा, लेकिन ये भी चीजें 12 ही हैं। तो इसका मतलब है कि 1 डजन जब भी कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू 12। मैस डिफरेंट हो सकता है। इस तरह ये भी ऐसे ही है कि आप जब भी 1 मोल कंसीडर करोगे पार्टिकल कितने होंगे 6.02 10⁻23, ठीक है। मोल सेम, एक आपके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, लेकिन वॉल्यूम भी सेम, लेकिन आपके मैसेस वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब भी आप 1 मोल लेंगे तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जब 1 मोल आप गैस लोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल के डायामीटर ये होता है सर्कल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट का टोटल डिस्टेंस डायामीटर कहते हैं। तो कहता है कि पार्टिकल अपने डायामीटर की निस्बत ना, अपने डायामीटर की निस्बत 300 टाइम्स, 300 गुना एक दूसरे से इतनी दूरी पे हैं 300 टाइम्स, तो वो वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे, देयर इज नो डाउट, ठीक हो गया। फॉर आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपने कंडीशन लाजमी लिखनी है, ये वाली कंडीशन, ठीक हो गया। आगे जी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। कहता कि अगर आपके पास ना नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कोई और चीज़ ना बनाए, ठीक है, अगर वो आप गैसेस लेते हो उसको एक कंटेनर में डाल देते हो, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, आपने गैसेस डाल दी, तो जब आप वो प्रेशर लगाएंगे ना तो इंडिविजुअली गैसेस का जो प्रेशर है उसको सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। दोबारा सुन लें, आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, उसका वॉल्यूम डिफाइन है, उसका वॉल्यूम क्या है, डिफाइन है, 10 डेसीमीटर क्यूब है जितना भी, उसका वॉल्यूम डिफाइन है। आपने डिफरेंट गैसेस उसके अंदर डाली हैं, नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब उनका इंडिविजुअली जो प्रेशर है ना उसको हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम सम करेंगे, तो हम कहते हैं वो
टोटल प्रेशर होगा। देखें जैसे एक बंदा कहता है यार मैंने 100 रुपये मस्जिद में डाले, एक बंदा कहता है मैंने यार 300 रुपये मस्जिद में डाले, एक बंदा कहता है मैंने 100 डाला, एक बंदा कहता है मैंने 400 डाला, एक बंदा कहता है मैंने 500 डाला। अब देखो 100 प्लस 400 प्लस 500 कितना हो गया 1000। दो बंदे ना 100 वाले से पूछते यार 1000 टोटल हो गया, तुम्हारा उसमें कितना पार्ट है, तुम्हारा उसमें कितना पार्ट है, तो वो कहेगा मैंने 100 रुपये डाला है। तो एक बंदे से आप पूछेंगे यार तुम्हारा कितना पार्ट है, दूसरे वाले से वो कहेगा मैंने 400 डाला है, तो तीसरे वाले ने 500। हर एक का हिस्सा है, पार्ट है, पार्ट बोले तो पार्शियल प्रेशर। अब जरा गौर करो कि आपने ना हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 400, आपका मीथेन का पार्शियल प्रेशर कितना है 500, आपका ऑक्सीजन का कितना है 100, तो इन सबको कलेक्ट करो, सम करो तो आपका कितना आ रहा है 1000 टोल। अब एक बंदा आपसे पूछता है ओए बशीर नज़ीर ये एक बात तो बताओ यार, ये 1000 जो टोर है इसके अंदर भला बताओ तो मुझे कि हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है प्रेशर लगाने में, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिपल्सिव फोर्स आपके पास ना तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ना आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्या कर रही हैं एक्ट कर रही हैं, तो इसलिए जो प्रेशर है वो गैसेज लगा रही हैं। एक बंदा कहता है यार नज़ीर ये 1000 टोर हो गया, बताओ तो हाइड्रोजन का कितना पार्ट होगा इसमें, तो वो कहेगा यार हाइड्रोजन का ना 400 पार्ट है, उसका अपना प्रेशर लगाने में जो वो हिस्सा डाल रहा है ना, वो हिस्सा जो डाल रहा है वो 400। वो कहेगा अच्छा नसीम तुम बताओ तो ज़रा मीथेन का कितना है 1000 में, वो कहेगा सर 1000 में ना 500 है मीथेन का, तो बताओ तो ऑक्सीजन का कितना, वो कहेगा 100। इसका मतलब सबको, ये नॉन रिएक्टिंग यानी कि जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही, इन सब के प्रेशर को करो इकट्ठा करो तो वो कितना बन रहा है 1000, और इनका इंडिविजुअली कितना कितना है 400 500 100। देख लो कितने अच्छे समझा दिया आप लोगों को। अब भी भूलना नहीं चाहिए, इतनी प्यारी सी एग्जांपल के साथ आप लोग भी प्यारे हो, ठीक है, और आपको एग्जांपल भी प्यारी पेश करी हमने की है, ठीक हो गया जी, गॉट इट। अच्छा इज इट क्लियर, आगे आ जाओ जी। वो कहता कि जरा देखो जो कंटेनर का वॉल्यूम लिया था हमने वो फिक्स था ना, हाँ फिक्स था, ठीक हो गया, और टेम्परेचर भी फिक्स था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में टेम्परेचर भी क्या लिया फिक्स, जो आइडियल गैस कांस्टेंट ये पहले ही फिक्स है, ये क्या है। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बचा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, और इसका कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अच्छा हम हाइड्रोजन के लिए लेते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो ये आपके पास आया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहां पे हम ये लिखेंगे प्रेशर हाइड्रोजन का डायरेक्ट होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स को, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इमरान खान के जलसे में जनाब 100 लोग हैं, नवाज शरीफ के जलसे में 50 लोग हैं, सारे वाजे निकाल रहे हैं, बताओ कि इमरान खान के जलसे में ज्यादा शोर होगा या नवाज शरीफ के जलसे में, तो आप बोलोगे ना कि भाई नवाज शरीफ के जलसे में 100 लोग हैं, तो जाहिर बात है ज्यादा लोग बोलेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, गॉट इट। तो यहाँ पे देखो कि इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर का नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, ये मीथेन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक हो गया। सब को कलेक्ट करो तो इसमें जो कॉमन चीज आ रही है ना वो है ये RT/V, और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स, सब को इकट्ठा करो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सब के प्रेशर को इकट्ठा करो तो टोटल प्रेशर, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, PTV इज इक्वल टू NT बोले तो नंबर ऑफ मोल्स R आइडियल गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर। अब अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि यार ये तो ठीक है इक्वेशन आ गई, अगर मेरे पास कोई गैस है A, उसका प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसका नंबर ऑफ मोल्स है RT है, तो हमने क्या करना है कि ना उसका अकेले का प्रेशर एक मिक्सचर के अंदर जो गैस A है ना सिर्फ उसका प्रेशर कैलकुलेट करो कि वो जो अपना हिस्सा डाल रही है ना गैस, पूरे कंटेनर के अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, कहता गैस ए का पार्शियल प्रेशर यानी कि जो उसका अपना हिस्सा है, जो उसका अपना पार्ट है वो कैलकुलेट करो। हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई। पॉइंट को समझ रहे हैं ना कि क्या मैं बोल रहा हूं कि आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर एक गैस है A या गैस है B, मिक्सचर के अंदर उसमें उसका कितना हिस्सा है, वो कितना अपना पार्ट अदा कर रही है, वो कितना प्रेशर लगाने में अपना हिस्सा डाल रही है। देखो पार्शियल पार्ट यानी कि हिस्सा, तो टोटल इक्वेशन आ गई थी। टोटल इक्वेशन को आप नीचे रखोगे, इधर जरा गौर करो, टोटल इक्वेशन को आप रखोगे नीचे, इधर फोकस करना है, टोटल इक्वेशन नीचे PTV NT RT, और जिस गैस का आप
पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो उसके ऊपर रखो PAVNTRT। तो देखो आपका V से शहीद हो गया, इसको मैं जरा अच्छे से समझाता हूँ, इसको मैं जरा रिमूव करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिएगा जरा बच्चा लोग इधर देखना, सॉरी गिर गया, आउट हो गया, ठीक हो गया। अब जरा आपने यहाँ पे जरा गौर करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने जरा गौर करना है। देखो हमारे पास टोटल आपके पास है एक गैस A, उसका ये प्रेशर, वॉल्यूम, उसके नंबर ऑफ मोल्स RT। हम चाह रहे हैं कि हम ना एक मिक्सचर में ना गैस A का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारे पास आ गया PT V, PT हो नहीं जरा स्कूल चुंदा ए PT हो रहा, ठीक हो गया, NTRT। ओके बच्चा लोग अब जरा गौर करो, ये यहां से शहीद हो गया, ओ माय गॉड ये भी शहीद हो गया, पीछे क्या बचा PA PT इज इक्वल टू NA NT। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भला, इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं XA से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X, जल्दी 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 जल्दी, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट XA से। अब हमने तो आपने फाइंड करना था जस्ट गैस A का पार्शियल प्रेशर, तो आप इसको इधर ही रहने दो, P2 को उठा के उधर ले जाओ, ये आ गया XA, ये आ गया PT और ये आ गया आपका PA। इस तरह आप B के लिए भी कर सकते हो। डियर और माई बच्चा लो, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, मुझे लग रहा है ना ये बोर्ड में आ जाना है, मुझे लग रहा है, अगर ना आया यार तो फील ना करना, लेकिन इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की, मुझे लग रहा है ये आ जाना। आगे इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ऐसे थॉरली बोलूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह समझ लगेगी। देखें सबसे पहले तो थोड़ा सा रिमूव कर लें, बच्चा लोग नाच सुना करो, बहुत सवाब होता है, ठीक है, नाच सुना करो और अच्छी अच्छी स्पीच किया करो, अल्लाह आपको कामयाब करे, कोई एक्स्ट्रा भी फन होना चाहिए। अच्छा भी अब जो फंडा समझाने लगा हूं ना मैं, जो फंडा मैं समझाने लगा, वो फंडा मैं आपको समझाने लगा हूं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ गैस, थोड़ी ज़रा राइटिंग थोड़ी सी उस हिसाब से है तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैं अच्छा लिखूंगा। आपके पास ना आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो आपके पास आ जाता है जी टोटल प्रेशर, और जो गैस है ना गैस के साथ वाटर के वेपर्स भी अपना प्रेशर लगा रहे हैं, तो टोटल प्रेशर हो गया, गैस का प्रेशर हो गया, ड्राई गैस का प्रेशर हो गया, जस्ट लिखूंगा जी, और वाटर के वेपर्स का प्रेशर भी हो गया, वाटर के वेपर का प्रेशर भी हो गया। लेकिन हमें चाहिए ना, हमें चाहिए जस्ट ये, हम क्या करेंगे, हम जिस टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हर टेम्परेचर के ऊपर वाटर के वेपर्स का प्रेशर ना, हर टेम्परेचर के ऊपर वाटर के वेपर्स का प्रेशर डिफरेंट होगा। हम मिसाल के तौर पर 35 पे कर रहे हैं, 40 पे, 60 पे ज्यादा होगा, तो वहां पे उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, जब यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास तो टोटल आया ना, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि P गैस को इधर जाने देंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ठीक है, PT माइनस PWVAP, इसको हम कहते हैं एक्वस टेंशन, इसको हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। ये पहला इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है कि ज़्यादा बुलंदी के ऊपर ना जो पायलट हैं वो क्या करते हैं कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसकी रीज़न क्या है सुनो, एट सी लेवल जो आपका एयर का प्रेशर है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 159 टोर है, तो हमें कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती सांस लेने में। लेकिन जब हम बुलंदी पे जाते हैं तो प्रेशर लो होता है, जब प्रेशर लो होता है ना तो जो पायलट है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो अपने जो प्रेशराइज कैबिन है उसको एडजस्ट करके वो किसी इनर्ट गैस को साथ लेके एडजस्ट करके वो कितना करते हैं, इतना फिर वो कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक हो गया। तीसरा एप्लीकेशन रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने का अमल। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बच्चा कि हमारा जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 159 टोर होता है। ठीक हो गया। और हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली वो क्या आती है, वो अंदर जाती है। ठीक हो गया, बाहर से वो अंदर जाती है। और लंग्स के अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका प्रेशर ज्यादा होता है और एयर के अंदर उसका कम होता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आती है, वो बाहर आती है। तो इस तरह से ये सांस लेने का अमल चलता रहता है।
ठीक हो गया, तो ये भी हो गया। आगे लास्ट वन कि कहता है कि जब आपके पास नीचे बुलंदी में हम जाते हैं समुद्र की गहराई में, ठीक है, डीप सी डाइवर्स, गोताखोर, तो वो क्या होता है कि वो नॉर्मली जो एयर है उसको ब्रीथ नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीज़न ये है कि 100 फीट की गहराई के अंदर ना, 100 फीट डेप्थ, क्या होता है कि जो वो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो होता है 3 ATM। आप कहेंगे सर वो कैसे? देखिए 2 ATM आपका समुद्र का पानी, उसका प्रेशर लग रहा है, 1 ATM आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर क्या होता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत से नुकसान हो सकते हैं। अब जब हम नॉर्मली यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, साथ हम नाइट्रोजन भी इनहेल कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन तो यूज़ नहीं होती, वो वैसे ही बाहर आ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन उसको, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और हम सांस लेते हैं तो वो यूज़ होती है। लेकिन जब 100 फीट की गहराई में जाते हैं तो नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। ओ माय गॉड, तो ये बहुत नुकसान है, डेथ हो सकती है अल्टीमेटली, ब्लड में डिफ्यूज़ हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो रही, जैसे जा रही वैसे वापस आ रही। तो इसलिए फिर क्या करते हैं गोताखोर, वो कोई इनर्ट गैस को ऑक्सीजन के साथ ले जाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या करते हैं, वो प्रेशर एडजस्ट करके तो वो नीचे अपने जो है वो कैबन लेके जाते हैं, प्रेशराइज कैबन। गॉट इट? ये था एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बच्चा लोग, आपका ये चैप्टर अभी थोड़ा सा बाकी रह गया क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर था, तो कोशिश की है चलो रिवाइज ही हो रहा है, ज़रा अच्छे से हो जाए, इसलिए ज़रा अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजिंग हुई तो माय डियर, मैंने तो अपनी फुल कोशिश की है। आप लोग ना इसका एक एक चैप्टर जो है वो टॉपिक, इस चैप्टर का एक एक टॉपिक रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा हुआ है, आप तसल्ली से आप देख सकते हो। खुश रहिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लें ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पार्ट 2 इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।